भास्कर काला जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, जनसभा में दूर दूर से जुड़े हुए सभी उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों और सभागार में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सभी प्रकार के मीडिया जो हमारी बात को, जो आज हम हजारों लोगों के सामने कर रहे हैं, इस बात को लाखों और करोड़ों लोगों तक ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर हमें आशीर्वाद देने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 तक की ये यात्रा पूरी हुई है। इस यात्रा में विकास के नए नए सोपान स्थापित हुए हैं, नई नई सीढ़ियां चढ़ी गई हैं, विकास की रफ्तार तेज हुई है। पिछले अगर 5 सालों की हम बात करें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये योजनाएं इसलिए स्वीकृत हुई हैं, ये योजनाएं इसलिए धरातल पर उतरी हैं क्योंकि आप लोगों ने 2014 में देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाई जिस सरकार ने लगातार विकास के कदम बढ़ाने का काम किया है। आपने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को चुना है। 2017 में आपने यहां पर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2019 में आपने पुनः देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए फिर से यहां से आपने अपना आशीर्वाद दिया है। भाइयों बहनों, उसका नतीजा है कि पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर लगातार इतने सारे काम हुए हैं। चाहे आज हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, आज अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो आप देखिए कि पूरे उत्तराखंड के अंदर सड़कों का जाल बिछ गया है। चाहे आज 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात हो, या हम दिल्ली से देहरादून जाने की बात करें, या दिल्ली से हरिद्वार की बात करें, देहरादून से हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार से हम नजीबाबाद, धामपुर होते हुए काशीपुर और रुद्रपुर की बात करें, या उससे आगे जाकर हम खटीमा से टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ तक जाने की बात करें। और अभी अभी हमारे बीच में हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी पिछले दिनों खटीमा आए थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सड़क मार्ग से होगी और बहुत सुविधाजनक होगी, बहुत आसान होगी। कर्णप्रयाग से हल्द्वानी का उन्होंने मार्ग बनाने की घोषणा की है। ऐसे अनेकों अनेक मार्ग, आज 4 धाम को जाने वाले मार्गों की हम बात करें तो किसी समय में जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तराखंड के अंदर भी इतनी अच्छी सड़कें हो जाएंगी, इतनी सुविधाजनक सड़कें हो जाएंगी, उन सड़कों पर काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज हम देवभूमि में रहते हैं और देवभूमि के अंदर 2013 में जब आपदा आई थी तो उस आपदा के बाद बाबा केदार का पूरा परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, काफी नुकसान हो गया था। जब आज जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने उस समय पेशकश करी थी कि इस बाबा केदार के परिसर का पुनर्निर्माण करना है और वो करना चाहते हैं। उसके बाद 2014 में बाबा के अनन्य भक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यह अवसर मिला, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और मैं सच बताऊं तो बाबा अपने भक्तों को ही मौका देते हैं और उन्होंने अपने पुनर्निर्माण के लिए, अपने भव्य केदार और दिव्य केदार के निर्माण के लिए किसी और को नहीं चुना। उन्होंने अपने अनन्य भक्त भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी को चुना। और आज बाबा केदार में 400 करोड़ की योजनाओं का
लोकार्पण और शिलान्यास हो गया है। वहां पर 2 चरण का काम पूरा हो गया है, पहले चरण का और दूसरे चरण का। तीसरे चरण का काम भी अप्रैल माह से वहां प्रारंभ होने वाला है और आज भव्य केदार और दिव्य केदार बनने की दिशा में अग्रसर है। भाइयों बहनों, इसी के साथ साथ आज हम बात करते हैं बाबा बद्री विशाल का प्रांगण। आने वाले समय में बाबा बद्री विशाल का एक प्रांगण भी भव्य और दिव्य रूप लेने वाला है। उसके लिए भी अभी 250 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां पर स्वीकृत हो गई हैं। लगातार उसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक दिव्य स्वरूप और एक भव्य स्वरूप हमारे बाबा बद्री विशाल का भी दिखेगा। यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, वहां के लिए भी धनराशि लगातार जारी की जा रही है। और मैं सच बताऊं तो ये काम चाहे बाबा केदार के पुनर्निर्माण का कार्य हो या बाबा बद्री विशाल के मास्टर प्लान तैयार होकर उसके निर्माण की बात हो, या हम जिसको कभी हम एक रात दिन हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये सपना भी हमारा साकार अगर कोई कर रहा है, एक अलौकिक रूप भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो उसका भी श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री रहते हुए आज भगवान राम की जन्मभूमि पर एक अलौकिक निर्माण का कार्य जारी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों काशी गया था और मैंने देखा कि किस प्रकार से आज वहां पर दिव्य काशी और भव्य काशी बन गई है। बाबा विश्वनाथ का परिसर, मैं 2002 में पहली बार मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था, तब मैंने देखा था वहां कि किस प्रकार से एक संकरा सा रास्ता होता था भगवान के परिसर के अंदर जाने के लिए, छोटी सी गलियां होती थी और आज पूरा वो हाईवे जैसा बन गया है। उससे भी आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर कोई भक्त गंगा जी से जल लाकर बाबा को अर्पित करना चाहता था, भगवान विश्वनाथ जी को, भगवान महादेव जी को चढ़ाना चाहता था, तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता था कि गंगा तट से सीधे वो मंदिर परिसर के अंदर जाए। आज पूरा का पूरा एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों लोग एक साथ गंगा जी का जल लाकर सीधे सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और मैं भी पिछले दिनों जब काशी गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं गंगा जी का जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा पाया। भाइयों बहनों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर हमारी संस्कृति का उत्थान हुआ है, हमारे धर्म का उत्थान हुआ है। और 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे अनेकों कार्य हुए। भाइयों बहनों, आज चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें या हम रेल सेवा की बात करें, आपने देखा होगा, बहुत बार मैंने देखा है, बहुत सारे जो ऐसे नेता और ऐसी पार्टियां जो सरकारों में रही हैं, अपने समय में कोई काम उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज आपके सामने आकर वो तमाम प्रकार की बातें नहीं करते कि ये योजना हमारे समय में शुरू हुई थी। अरे भाई, ये योजना आपके समय में शुरू हुई थी, लेकिन आपके समय में कभी कोई योजना पूरी नहीं हुई। आपके समय में केवल योजनाएं शुरू होती थी, कभी उनका लोकार्पण नहीं होता था। आपके समय में योजनाओं का केवल शिलान्यास होता था, लोकार्पण कभी उनका नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई, एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है। और अगर आप कोई योजनाएं शुरू होंगी तो वो योजनाएं पूरी होंगी। किन्हीं योजनाओं का शिलान्यास होगा तो उन योजनाओं का लोकार्पण होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो योजना शुरू होगी उस योजना का वो योजना पूरी भी होगी। बीच में कोई योजना नहीं छूटेगी। केवल दिखाने के लिए शिलान्यास नहीं किए जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उनका शिलान्यास बहुत जगह कर दिया जाता था, लेकिन न तो उसके लिए कभी धन की व्यवस्था होती थी, न आगे की कोई योजना बनाई जाती थी। ऐसे काम कांग्रेस के समय में होते थे। भाइयों बहनों, ऐसी योजना हमारी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन, अगर हम उसको देखेंगे तो
कुछ भी काम नहीं हुआ। और यह काम आज बहुत तेज गति से चल रहा है। 18 टनल बनाए जाने का काम जारी है, 12 पुल बनाए जाने का काम जारी है। लगातार हमारे पर्वतों के बीच से कर्णप्रयाग की तरफ ट्रेन जा रही है, उसका रास्ता जा रहा है। और 2024 तक जो हमारे पहाड़ में लोग सोचते थे ट्रेन को देखना भी जिनके लिए सपना होता था, वो सारे के सारे अब कर्णप्रयाग से ऋषिकेश तक रेल से आएंगे। ऋषिकेश से दिल्ली जाएंगे, देहरादून आएंगे, या हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएंगे। पिछले दिनों मैंने देखा था, एक दिन मैं आज से 3 साल पहले विधानसभा के अंदर कुछ बच्चे आए थे। उन बच्चों को मैंने पूछा कि आप लोग क्या देखने आए हो यहाँ, तो उन्होंने कहा कि हम देहरादून में आकर देहरादून की विधानसभा देखना चाहते हैं, देहरादून का राजभवन देखना चाहते हैं, यहाँ का FRI देखना चाहते हैं, IMA देखना चाहते हैं, ONGC देखना चाहते हैं, IIP देखना चाहते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं। मैंने कहा इसके अलावा और क्या देखना चाहते हो? बोले इसके अलावा हम रेल देखना चाहते हैं। ठीक है विनोद, बच्चे बोले रेल देखना चाहते हैं। मैंने पूछा आपने कभी रेल नहीं देखी? बोले नहीं, हमने टेलीविजन पर रेल देखी है, साक्षात रूप से प्रत्यक्ष रूप से हमने रेल नहीं देखी। अब ऐसे बच्चों का भी सपना साकार हो रहा है, और यह सपना साकार हो रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन जा रही है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन पिछले कई दशकों से, हमारे पुष्कर काला जी यहां मंच पर बैठे, ये उसी जनपद के रहने वाले हैं, तो वहां भी लोगों के लिए एक सपना था। दशकों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन वो सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। आज अगर वो सपना पूरा हो रहा है, ब्रॉडगेज सर्वे के लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि आज जारी हो गई है, और यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी हल्द्वानी में कहा था कि यह हमारी केवल घोषणा नहीं है, यह हमारा संकल्प है। जिस प्रकार से आज कर्णप्रयाग से ऋषिकेश रेल लाइन बन रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन 155 किलोमीटर की यह रेल लाइन भी पूरी होगी। भाइयों बहनों, एक के बाद एक काम हो रहे हैं। हम आज हवाई सेवाओं की बात करें, हवाई सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। देहरादून का हमारा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है। पहले केवल 250 लोगों की कैपेसिटी का हवाई अड्डा होता था, आज ये हवाई अड्डा हमारा 1600 लोगों की कैपेसिटी का ये अड्डा बन चुका है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने जा रहा है। पंतनगर में हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिथौरागढ़ का DPR हमारा 31 जनवरी तक बनकर तैयार हो जाएगा। चिन्याली सौड़ो या अन्य स्थानों पर, हर गौचरों, अनेकों स्थानों पर जहां पर हमारी हवाई पट्टियां हम उनको सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हवाई सेवाएं हमारी सस्ती हो, हमारा ये पर्यटन बढ़े, हमारी आर्थिकी बढ़े, निश्चित रूप से यहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़े। अगर वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी आजीविका भी बढ़ेगी, हमारे अन्य साधन भी बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। भाइयों बहनों, उसको लेकर हमारी सरकार ने पिछले दिनों एक निर्णय लिया कि हवाई जो सेवाएं हैं वो सस्ती हो। उसके लिए हमने एविएशन टर्बो फ्यूल, उसको जिसका 20% वैट लगता था, उसके वैट को हमने घटाकर मात्र 2% कर दिया है, जिससे कि आने वाले समय में सुगमता से लोग आ पाए, आसानी से आ पाए, हमारा पर्यटन बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा। ऐसे तमाम अनेकों कार्य हम लोग कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले 4 जुलाई से मैंने आप सबके मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इन जितना भी समय मुझे मिला, इन समय में हमने कोशिश करी है कि हमारी सरकार हर क्षेत्र में निर्णय ले, और हर क्षेत्र में हमने निर्णय लिया है। हमने समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे हमारे हर वर्ग के लिए हमने कोई न कोई निर्णय किया है। चाहे आज हम आशा बहनों की बात करें, हमने आशा बहनों का मानदेय बढ़ाने का काम किया, हमने आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने का काम किया, उपनल के कर्मचारियों का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया, हमने भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, हमने PRT के जवानों का मानदेय बढ़ाया है, हमने उत्तराखंड के अंदर जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन थे, उन भाई बहनों का हमने पेंशन बढ़ाने का काम किया है। हमारे ग्राम प्रधान हो या त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि हो, उन सभी प्रतिनिधियों का हमने जो मानदेय है वो भी बढ़ाने का काम किया है।
भाइयों बहनों, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, हर सेक्टर में हमने बीच का रास्ता निकालने का काम किया है। हम नई खेल नीति लेकर आए हैं और नई खेल नीति ऐसी नीति लेकर आए हैं, उस खेल नीति में हमने प्रावधान किया है कि हमारे किसी भी परिवार का बच्चा हो, बेटा हो बेटी हो, अगर उसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनको हर प्रकार की व्यवस्था देने का काम हमारी सरकार करेगी। उनको खेलने जाने की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था हो, हमने नई खेल नीति में इसका प्रावधान किया है। यानी कि हमने तय किया है, कोई योग्यता क्षमता अगर किसी बच्चे के अंदर होगी, किसी बेटे और बेटे के अंदर होगी, तो उसको अब ये साधन और संसाधन उसको रोक नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र में हमने कोशिश की है। वैक्सीनेशन का काम हमने 100% वैक्सीनेशन का काम हमने 2 माह पहले ही पूरा कर लिया था। आज हम दूसरी डोज को भी 85% तक हम पूरा कर चुके हैं और जल्दी हमारा 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ 15 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को भी 55% वैक्सीनेशन का हमारा काम पूरा हो गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैं जब 10 जुलाई को उनसे भेंट करने गया था, मैंने उस समय उनसे अनुरोध किया था कि हमको वैक्सीन की अधिक आवश्यकता है, अधिक वैक्सीन हमें मिल जाएगी तो हम जल्दी से जल्दी सभी को वैक्सीनेशन देकर सबको सुरक्षा कवच के अंदर ले लेंगे। तो उन्होंने हमको इतनी वैक्सीन दे दी कि हमने जो है हमारा 100% वैक्सीनेशन का जो हमने दिसंबर माह तक का लक्ष्य रखा था, वो हमारा अक्टूबर माह में ही पूरा हो गया। भाइयों बहनों, जब ये वैक्सीन देश के अंदर आई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। वो कहते थे कि ये वैक्सीन, ये मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। और ऐसे लोगों के कारण से बहुत सारे लोग, जिनकी संख्या कई हजारों में और लाखों में होगी, वो वैक्सीन नहीं लगा पाए। वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी वैक्सीन से वंचित रहे, क्योंकि बहुत सारे नेताओं ने उनको भ्रमित करने का काम किया, बहुत सारी पार्टियों ने भ्रमित करने का काम किया, जिनका उद्देश्य ये नहीं था कि कोरोना महामारी में इनको सुरक्षा का कवच मिले, जिनका एकमात्र उद्देश्य था कि मोदी जी का विरोध करना है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है। उसके कारण से पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आई और वो घातक लहर आई, उस घातक लहर में यह सिद्ध हो गया कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई थी वो सारे के सारे हमारे बीच से चले गए। मैं ऐसे लोगों को अपराधी मानता हूं, पापी मानता हूं, जिन्होंने पाप किया, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगने दी। भाइयों बहनों, उसके कारण से बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस टीके का आविष्कार किया और ये टीका हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में लगाने का काम किया है। जिस टीके की कीमत आज अगर हम बाजार में पता करेंगे तो 1400 रुपए इसकी कीमत है। आप सबको तो पता होगा, 1400 रुपए का टीका मुफ्त में प्रत्येक व्यक्ति को देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, इसी महामारी के दौरान देश की 80 करोड़ से भी ज्यादा जनता को 2 टाइम का भोजन मिलना चाहिए, सुनिश्चित किया गया। गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई गई और ये योजना अभी भी जारी है, जो मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सभी को भोजन मुफ्त में देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। हमारे उत्तराखंड की सरकार ने भी, जो एनएफएसए के कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों को मार्च 2022 तक बिना शुल्क के 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल देने का निर्णय किया है। ये योजना हमारी चल रही है। भाइयों बहनों, आज हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनके घर के अंदर भी गैस का चूल्हा होगा, उनके आंसुओं को पोंछने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम, सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत लाने का काम किसी ने किया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त में प्रत्येक वर्ष इलाज के लिए दिए हैं और उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को इससे आच्छादित किया गया है। अभी तक 4 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इस योजना के कारण से अपने स्वास्थ्य का उपचार करवा लिया है। ये योजना लगातार चल रही है। आज चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, हर घर को मुफ्त में शौचालय देने का काम, 12,000 रुपए की धनराशि देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये काम चला है। भाइयों बहनों, आज किसान सम्मान निधि योजनाओं, प्रधानमंत्री
आवास योजना हो, तमाम प्रकार की योजनाएं आज हमारे बीच में चल रही हैं। और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार देश के अंदर जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जो शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उजड़े हैं, समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं। उन सभी को योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। पहले की सरकारों में जो योजनाएं बनती थी वो कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनती थी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और ये करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। इस देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, हमेशा अगर इन्होंने समझौते करने का काम किसी ने किया है, देश की सत्ता पर 60 वर्षों तक अगर किसी का शासन रहा है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। कभी इन्होंने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, कभी हमारे सैनिकों के लिए कोई काम नहीं किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से सैनिकों का अपमान इनकी पार्टी के लोग करते थे। जनरल रावत जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन जनरल रावत को इनकी पार्टी के लोग गली का गुंडा कहते थे। और आज जब चुनाव आ गया है तो इनको सैनिक भी याद आ गए हैं। जनरल रावत का भी बड़ा चित्र अपने फोटो अपने कार्यक्रम में लगाते हैं। ये तय करना है उत्तराखंड की जनता को। और मैं जानता हूं उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी जनता है, यहां की जनता राष्ट्रभक्त जनता है और हमेशा देश के साथ चलने वाले लोग हैं। आज सैनिकों का भी सम्मान करने का ढकोसला करते हैं, जिन्होंने अपने समय में 40 वर्षों तक कभी 1 रैंक और 1 पेंशन लागू नहीं किया। कभी सैनिकों के लिए जो सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में काम करते हैं जो सैनिक, उनके लिए कभी अच्छे बूट देने का काम नहीं किया, कभी अच्छे जैकेट देने का काम नहीं किया, अच्छे औजार देने का काम नहीं किया। ये सारा का सारा काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, लगातार सेना के मनोबल को बढ़ाने का किसी ने काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज कोई होली हो, दिवाली हो, उनका अपना जन्मदिन हो, कोई त्योहार हो, वो सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, क्योंकि वो लगातार एक राष्ट्रभक्त कर्मयोगी की तरह काम करते हैं। भाइयों बहनों, हमने पिछले 5-6 माह में लगभग 500-550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं और हर सेक्टर के फैसले लिए। केवल फैसले नहीं लिए, हमने कोशिश की उनको धरातल पर उतारें। मैं बताना चाहता हूं, हमारे गन्ना किसानों के लिए हमने 29 रुपया 50 पैसे इस बार अधिक पिछले वर्ष की तुलना में दिया है। हमारे नजूल पर बैठे हुए ऐसे भाई बहनों के लिए उनको मालिकाना हक देने के लिए हम कानून लेकर आए हैं। मलिन बस्तियां हमारी बसी रहे। मैं देख रहा था कुछ लोग आज मलिन बस्तियों पर भी राजनीति करना चाहते हैं। हमने उन मलिन बस्तियों को भी पक्का करने का काम किया है। हमारे बंगाली भाइयों के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान से उनके सर्टिफिकेट में पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था, उनके लिए एक अपमानजनक शब्द था वो, उस शब्द को भी हटाने का श्रेय मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं। हमने उसको भी हटाया है। भाइयों बहनों, जितने काम हम कर सकते थे रोजगार के क्षेत्र में हमने, अभी मदन जी ने बताया, पिछले 5 वर्षों में हमने लाखों की संख्या में रोजगार दिया है। जितने सरकारी पद हैं उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी की है। 1734 पद पुलिस विभाग में खाली थे, उन सभी पर विज्ञापन की कार्रवाई हो चुकी है। लगातार हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड जब 25 वर्ष का होगा, 2025, जब उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि सिल्वर जुबली समारोह जब हम मना रहे होंगे, उस समय हमारा उत्तराखंड हर दृष्टि से हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, उसके लिए हम सबको काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये दशक हमारे उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक को बनाने का काम हमारे उत्तराखंड के हर भाई बहन को करना है, हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को करना है, हमारे नौजवान साथियों को करना है। सभी को एकमेव होकर एक रास्ते पर चलना है। जो विकास की रफ्तार शुरू हुई है, उस रफ्तार को और गति देने का काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो डबल इंजन, चूंकि 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है, इतने सारे काम मैंने अभी आप सबके बीच में गुनाए हैं।
मैं उत्तराखंड के अंदर जो हमने निर्णय लिए मैं उसको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। चाहे वात्सल्य योजना हो, चाहे हमारी जो है महालक्ष्मी किट योजना हो, ऐसे तमाम हमने निर्णय लिए हैं। ये सारे के सारे काम हो पाए हैं तो इसलिए हो पाए हैं, उसका श्रेय भी मैं आप सबको देना चाहता हूं, क्योंकि आपने ऐसी सरकार चुनी है उत्तराखंड के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो दोनों सरकारें मिलकर एक साथ आगे बढ़ रही हैं। और जब एक सरकार ऐसी होती है, उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार होगी जो सरकार आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को केंद्र के सामने रखेगी और केंद्र की सरकार उसको अपनी प्राथमिकता में रखेगी। जो हमारी जरूरत है वो केंद्र की प्राथमिकता होनी चाहिए और केंद्र की जो प्राथमिकता है वो हमारी आवश्यकता और हमारी जरूरत होनी चाहिए। इसलिए गोरखपुर